लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं, नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज का ये वीडियो भाई साहब हम लोग इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हम लोग खत्म कर चुके हैं और देख रहे हैं कि टोटल जो बुक है, उसका निचोड़ 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हम आपको पहले भी बोले थे कि अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो ये जो किताब का जो निचोड़ हम निकाल रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, बस केवल इतना आप क्लियर कर लीजिए, आपका एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा आपका काम चल जाएगा। इस तरह का हम साइंस का भी लाएँगे, इस तरह का आपका हिंदी भी लाएँगे, पॉलिटिकल साइंस भी, सारा का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम उसका निचोड़ ला रहे हैं। 50, 60, 70 ऑब्जेक्टिव होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा-सा कांसेप्ट होगा, उसके साथ-साथ मिला हुआ। बिल्कुल आप अगर उतना क्लियर कर ले रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई भी आपको संकोच नहीं करना है भाई साहब, इसी से आएगा आपका एग्ज़ाम में, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस वो काम आपका है कि आपका उसका तैयारी करना है, उसको याद करना है, नोट्स बनाना है भाई साहब, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं और उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिल के मचाते हैं बवाल, फिर बहुत सारा सवाल। पहली बात ये भाई साहब हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में तो आपको पता है टोटल 7 चैप्टर है और यहाँ पर टोटल 7 चैप्टर है और 7 चैप्टर्स में से पता है आपको ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट कितना है? 68 लगभग 70 क्वेश्चन्स है। इसी से आपका एग्ज़ाम में आएगा। अब आप कम से कम इतना भी तो पढ़ सकते हो ना यार। अब आराम से करो, बवाल मचाओ, इतना ऑब्जेक्टिव तो याद हर किसी से हो सकता है बिल्कुल एकदम आसान तरीका से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इतना बवाल क्वेश्चन है भाई साहब, हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। अब इससे रिलेटेड 2-3 बात है, हमेशा याद रखना है कि योजना आयोग का अब नाम बदल के यानी योजना आयोग को भंग करके क्या रखा गया? इसके जगह पर किस संस्था का स्थापना किया गया है? तो नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग इस तरह NITI नीति आयोग, ठीक है ना? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल NATI नेशनल इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन एक बार पूछा था आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा जनवरी जनवरी 1 जनवरी जनवरी 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किनके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया भाई साहब? नीति आयोग कहा गया। कहा क्वेश्चन कैसा कहता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस समय 1950 ईस्वी में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्वेश्चन कहेगा क्या? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग कौन बनाए? डॉक्टर नरेंद्र मोदी, इसलिए नरेंद्र मोदी इसका प्रथम क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना हमेशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत की अब जो है पंचवर्षीय योजना 2017 ईस्वी तक ही था। बात समझे कि नहीं? अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनता है। कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? देखिए भारत में जो है ना भाई साहब, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा, कहेगा क्या? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। एक जो होता है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी या साम्यवादी, दोनों एक ही चीज़ है, और तीसरा होता है मिश्रित यानी दोनों को मिला कर के। बात समझे कि नहीं? तो भारत में कैसा है? मिश्रित है। पूंजीवादी USA में है, अमेरिका जैसे आपको बताया। यहाँ मान लीजिए रूस हो गया, चीन हो गया, ये आपको जापान हो गया, ये सब पूंजीवादी देश का उदाहरण है और समाजवादी देश ये है। अब भारत दोनों को मिला के चलता है, बात समझ आए कि नहीं? लेकिन कहेगा क्या अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होता है? तो अर्थशास्त्र कहेगा तो 2 प्रकार के। एक जो होता है भाई साहब समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि, और एक होता है व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो, और इसको माइक्रो, व्यष्टि को माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ठीक है ना? तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रों में
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो बल दिया जाता है, वो लोक कल्याण पर दिया जाता है। लोक कल्याण, यानी लोगों का भलाई हो, यानी इसमें सरकारी संपत्ति ज़्यादा होता है, प्राइवेट संपत्ति नाम मात्र का होता है। लेकिन वही कहेगा क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस पर ध्यान दिया जाता है? तो अधिक से अधिक लाभ, यहाँ पर अधिकतम लाभ जो होगा ये पूंजीवादी का होगा, ये पूंजीवादी का होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर खूब ध्यान देना है आपको कि पूंजीवादी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना। इसमें प्राइवेट संपत्ति क्या होगा? प्राइवेट संपत्ति ज़्यादा होते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भाई साहब लोक कल्याण, लोगों के भलाई पर ध्यान दिया जाता है। इसमें सरकारी सरकारी संपत्ति ज़्यादा होता है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? भाई अमर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। एक और बवाल क्वेश्चन पूछता है, कहेगा क्या? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, फ्लड। बात समझे कि नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से, दूध क्रांति है। इसी को हम श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किस क्षेत्र में आया था? तो दूध के उत्पादन में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। कहा गया क्या, श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। बात समझे कि नहीं? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन कहेगा क्या, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सही है। कहेगा क्वेश्चन, हरित क्रांति में किस फसल का उत्पादन बढ़ा था? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा अगर राज्य अगर पूछता है तो याद रखिएगा आप, गेहूं के उत्पादन में अगर कहता है तो वहां पर आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हेक्टेयर के हिसाब से पूछेगा कि हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ऊपर कौन है? तो पंजाब है। बात समझे कि नहीं? पंजाब है। अगला क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? भाई रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन ऐसा साल है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है? लगभग 8 बार 9 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना? तो कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं, तृतीयक, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग, बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है? तो सेवा क्षेत्र में। कहेगा मॉल, मॉल किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, क्षेत्र, या इसी को उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, उत्पादन क्षेत्र कहते हैं। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बवाल तरीका से गर्दा उड़ा रहे हैं आप। आगे बढ़िए। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, 2002 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं भाई साहब, ध्यान देना। 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार, मानव विकास, मानव अधिकार नहीं, मानव विकास रिपोर्ट, रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास दिक्कत मतलब नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एनएचडीआई, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। ठीक है ना? उस समय देखा गया कि इस इंडेक्स को एनएचडीआई यानी नेशनल ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स लाया गया, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। और देखा गया कि कौन सा भारत में कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा विकसित है। बात समझे कि नहीं? तो उसमें जो सबसे ज़्यादा विकसित आया वो केरल आया था। बात समझे कि नहीं? और सबसे पिछड़ा आया था वो कौन था? बिहार। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे नीचे आया था। तो सबसे नीचे जो जो राज्य आया था उसका 5 को 4 को मिला करके पिछड़ा राज्य कहा गया, जिसको बीमारू राज्य कहते हैं, बीमारू, बीमारू स्टेट। तो बीमारू स्टेट में बी आई से बिहार, एम से, यहाँ एम से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ए से याद रखिएगा यहाँ पर असम, आर से याद रखिएगा राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा दोनों आ जाएगा। ठीक है ना? यू से उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा दोनों आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर याद रखना है बीमारू राज्य कब 2002 में ये कॉन्सेप्ट आया था। और एनएचडीआई कब लाया गया था? राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब आया था? तो 2002 में आया होता है।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कह रहा का निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है, तो है पूछ रहा है, तो है तो बिहार हो जाएगा, कर्नाटक तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़ होगा नहीं, आंध्र प्रदेश होगा नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेगा कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था। भाई साहब, कौन सा आयोग बनाया गया था, नीति आयोग बनाया था। जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में मोदी जी के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1906 अक्टूबर 6 अगस्त को शायद हुआ था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। बात समझे कि नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आई 1950 में कब हुआ था भाई साहब, 1950 ईस्वी में हुआ था। आपको योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग, आयोग का गठन हुआ था। 1951 में CSO, केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी गलती लिखा गया, सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बात समझे कि नहीं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। योजना आयोग 1950 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस देश का राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा यानी जिसका इनकम अधिक होगा वो विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित देश। और जिसका कम होगा वो अविकसित देश कहलाता है। बात समझे कि नहीं। यार मोबाइल वह घूम गया क्या, थोड़ा सा रुक जाता भाई, तन चेक कर लेते तो। हाँ ठीक है, एकदम बवाल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा इधर करते हैं। ना ना ना, घबरा जा रहा है। हाँ अब ठीक है भाई। देखो, तो यहाँ पर जो विकसित होगा, जहाँ जिसका आय अधिक होगा विकसित होगा, जिसका आय कम होगा अर्ध विकसित होगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 का है। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज है, मारते चलते एकदम बवाल मचाते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत, अभी हम लोग जस्ट देखे क्या है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत में सेवा क्षेत्र को कहेगा तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होगा, सामाजिक कल्याण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे। कहता है भारत प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री काल में हुआ था, अभी जस्ट बताए थे, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 1951 में इसका स्थापना हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1935 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में अनुमान लगाया था। कितना रुपया अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति आय, 20 रुपया अनुमान लगाया था। इनके पुस्तक का नाम क्या है, पोवर्टी POVERTY, पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। कहेगा क्या, निकासी धन निकासी सिद्धांत, धन निकासी सिद्धांत जो था किसने दिया हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी, यानी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। बस अब नहीं, थियरी। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो कहेगा भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो गोवा का है। और सबसे कम पूछेगा तो बिहार का हो जाएगा। कहेगा बिहार में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो किस जिला का पूछेगा तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन का रहेगा, भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है भाई साहब, एक जनवरी फरवरी मार्च से, मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है, तो सबसे कम पूछेगा बिहार का। अगला क्वेश्चन, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना, 25,494, यहाँ पर है 25,494। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1950, 56, 54, 60, 1950, 56, 54, 60, कोई नहीं, 1951 ईस्वी में हुआ था। बात समझिए कि 1951 ईस्वी में, बहुत जगह वो 50 देता है भाई, तब नहीं होगा। 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था भाई साहब। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साख का आधार क्या होता है, साख का आधार विश्वास होता है, विश्वास। साख का मुख्य आधार क्या होता है, विश्वास। दूसरा क्या होता है, साख का मुख्य आधार, देखो साख का मतलब क्या होता है, क्रेडिट करना, क्रेडिट, किसी को उधार लेना। बात समझ नहीं, तो उधार उधार आपको कब कोई देगा, जब विश्वास होगा तभी ना देगा, तो सिंपल बात है। विकसित देशों की आय में वृद्धि
के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा 2 शब्द होता है, एक आर्थिक विकास होता है, एक आर्थिक वृद्धि होता है। तो आर्थिक वृद्धि विकसित देश के लिए होता है, विकसित देश यानी क्वेश्चन पूछ रहा है विकसित देशों के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। लेकिन आर्थिक विकास जो होता है अविकसित देश के लिए होता है, अविकसित देश के लिए होता है आर्थिक विकास। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किस मतलब कैसे अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए किया जाता है? तो अविकसित वाले देश के लिए। अब आर्थिक वृद्धि किसके लिए कहता है? तो विकसित देश के लिए, विकसित अर्थव्यवस्था वाले लोगों के लिए। कह रहा है गरीबी कुचक्र की धारणा किसने दिया था? तो रैगनर नर्कस ने दिया हुआ था। गरीबी कुचक्र का यहाँ अवधारणा दिया हुआ था, कंसेप्ट दिया हुआ था रैगनर नर्कस ने। क्वेश्चन में क्या होता है? घुमाता है, कहेगा क्या कि यहाँ पर मतलब गरीब व्यक्ति जो होता है हमेशा गरीब रहता है। बात समझे कि नहीं? यानी गरीबी गरीबी को जन्म देती है। बात समझे कि नहीं? तो ये बताए हुए थे कि किस तरह गरीब आदमी गरीब रह जाता है। बात समझे कि नहीं? उसी अवधारणा को हम लोग कहते हैं गरीबी के कुचक्र। ठीक है ना? रैगनर नर्कस। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? हार्टले विदर्स। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है किसने? हार्टले विदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस साल के एग्जाम में भाई साहब छपने वाला है। देखिए हम लिख रहे हैं वीबीआई, वीबीआई एकदम नहीं याद रखिएगा तो आप समझिएगा। करेक्ट है। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप क्या नहीं है? तो यहाँ पर मुद्रा चेक जामा, जामा नहीं है। बस समझ कि नहीं? जामा कोई मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो सबसे अधिक प्रचलन में क्या होगा? आप याद रखिए पत्र मुद्रा यानी कागजी मुद्रा। अगला क्वेश्चन क्या करें कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? मुद्रा। विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? मुद्रा। विनिमय का मतलब वस्तु का आदान प्रदान, अदल बदल। ठीक है ना? तो अदल बदल में आजकल क्या करते हैं हम? पैसा लेके जाते हैं, कोई भी सामान मन करेगा खरीद के लेके चलेंगे। पैसा लेके जाएंगे तो कथी नहीं मिलेगा मार्केट में? हर चीज मिलेगा। इसलिए विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? मुद्रा। पैसा रहेगा, पूरा दुनिया अपने पॉकेट में है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का प्लास्टिक मुद्रा का रूप है? तो प्लास्टिक मुद्रा क्या होगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यही सब ना प्लास्टिक मुद्रा का रूप। अगला क्या रहेगा? रूस की मुद्रा का नाम क्या होगा? तो देखिए रूस के मुद्रा का नाम रूबल। दिनार पूछेगा, तो दिनार, दिनार आपको याद रखिएगा। आप मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया, रियाल, दिनार, रियाल। रियाल पूछेगा तो ईरान का, ईरान का। और दिनार पूछेगा तो इराक का, इराक का। ठीक है ना? टाका पूछेगा तो बांग्लादेश, बांग्लादेश का। अच्छा चीन का पूछेगा तो युआन, युआन। जापान का पूछेगा तो येन, येन पैसा होता है। और यूएसए का डॉलर, डॉलर। ब्रिटेन का, यूके का तो पाउंड, पाउंड। बात समझे कि नहीं? ये इतना आप याद रखिएगा, एग्जाम में से इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। बात समझे कि नहीं? एक ये दिनार याद रखिएगा इराक का, रियाल जो होता है ईरान का होता है। और एक और याद रखिएगा स्वीडन का, स्वीडन, स्वीडन का कोरोना होता है, स्वीडन का कोरोना। या फिर डेनमार्क पूछेगा तो इस दोनों एक ही जगह है, इसका भी कोरोना होता है। बात समझे कि नहीं? या आइसलैंड पूछेगा, आइलैंड पूछेगा तो आइलैंड का भी कोरोना होता है। ठीक है ना? इतना याद रखिएगा, आपका बेड़ा पार लग जाएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को। कहेगा भारत सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी क्यों? देखिए भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा जो है व्यापारिक जो है एक तरह से कंपनी है। ठीक है ना? देश को सरकार को टैक्स भी सबसे ज़्यादा आता है। बड़े बड़े बैंकों का मुख्यालय भी यहीं पर है। बात समझे कि नहीं? भारत का जो स्टॉक शेयर मार्केट है वो सारा का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है ना? इसीलिए इसको वित्तीय राजधानी कहते हैं, पैसों का राजधानी। बात समझे कि नहीं? अब प्रशासनिक राजधानी कथी है? दिल्ली। इसके पहले कहाँ था? कलकत्ता। 1912 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। ठीक है ना? कहेगा भारत का करेंसी कौन जारी करता है? तो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। अब वित्त विभाग के द्वारा एगो काम होता है जिसे केंद्र सरकार या वित्त विभाग कहेगा। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। तब पूरा का पूरा नोट जितना भी कागज का यानी नोट जो होगा, तो नोट कौन छापेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितना सिक्का होगा, सिक्का कौन छापेगा भाई साहब? ये वित्त विभाग का होता है। बात समझ में? आ 1 रुपया का, 1 रुपया का नोट जो होगा वो नोटवा कौन करेगा? वो नोट 1 रुपया का वित्त विभाग। बात समझ नहीं? इसलिए याद रखिएगा भाई साहब। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होगा भाई साहब? यहाँ पे याद रखिएगा। तो अल्पकाल यानी अल्पकालीन ऋण यानी जो थी कर्ज दिया जाएगा वो अल्पकालीन कम समय के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? माने किस संस्था को यह अधिकार है
कि वो मुद्रा जारी कर सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है। ना राष्ट्रपति, ना संसद, ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है ना, करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी अप्रैल महीना में हुआ था, ठीक है ना, अप्रैल 1935 में। कहेगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीय किया गया, जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कहेगा क्या व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है ना। तो उन व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इस समय 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 ईस्वी में। कब, कितना बैंक एक साथ किया गया था, तो 14 बैंक को। कहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में। इसका मतलब कि केंद्र राष्ट्रीयकरण यानी इसको सरकारी कब बना दिया गया था, 1949। राष्ट्रीयकरण का मतलब उस पर सरकार का अधिकार होता है, वो अब संस्था जो हो जाएगा सरकारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। कहेगा क्या, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, बैंकों का बैंक, तो बैंकों का बैंक कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। भारत का सबसे बड़ा बैंक पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसका स्थापना पूछेगा तो 1955 ईस्वी में। इंपेरियल बैंक का नाम बदल कर इंपेरियल बैंक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़का बैंक है, बात समझ नहीं, इसका स्थापना 1894 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, लाहौर, लाहौर पंजाब उस समय। पंजाब तो आज भी है, लेकिन पंजाब आधा चला गया, आधा से बेसी चला गया कहाँ पर, आपको पाकिस्तान में चला गया, और आप कुछ पंजाब जो है अपने यहाँ रह गया, ठीक है ना। तो उस समय लाहौर में जो था, इस पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में हुआ था, पहला बैंक था ये। कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, क्वेश्चन में आ गया ना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में किया गया था, बात समझ आया क्या। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सहकारिता का मूल सिद्धांत क्या होता है, बात समझे कि नहीं, सहकारिता का मूल सिद्धांत, सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत, तो प्रत्येक सबके लिए प्रत्येक प्रत्येक मूल सिद्धांत इसका क्या कहता है, प्रत्येक सबके लिए, सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सबके लिए शायद है क्या यार, प्रत्येक सबके लिए यार, इसका क्या उसका मेन ऐसी था यार, थोड़ा सा मेरे दिमाग से यार निकल रहा है। प्रत्येक सबके लिए, सब सब प्रत्येक के लिए, ऐसा ही होगा, प्रत्येक सबके लिए, सब प्रत्येक लिए, शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है। इसका मूल सिद्धांत होता है सहकारिता आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, शेयर बाजार का नियामक संस्था को क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं, बात समझे कि नहीं, सेबी, शेयर बाजार का नियामक संस्था, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन, सहकारिता साख समिति कानून कब बन गया था, 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बैंकों के संस्थापक कौन थे, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश, इसलिए इनको इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया था, पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, बांग्लादेश के थे। अगला क्वेश्चन क्या करे, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित करने वाले शीर्ष संस्था कौन सा है, तो नाबार्ड, नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था, बस समझिए कि नहीं, एग्जाम में याद रखिएगा अपना। अगला क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो है 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। आज 176 पूरे के पूरे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारत में 1 रुपया का नोट नोट कौन जारी करता है, तो वित्त विभाग बोले थे, नोट खाली 1 रुपया का, और बाकी सिक्का, सभी सिक्का, सिक्का जो होता है प्लस 1 रुपया का नोट, अब भारतीय रिजर्व बैंक सभी नोट, सभी नोट, ठीक है ना, ये सिक्का जारी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन करेंगे नरेगा, देखिए नरेगा पूछ रहा है, नरेगा कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। तो कहेगा नरेगा शुरू कब किया गया था, 2005 में।
किस राज्य से था? आंध्र प्रदेश से, एपी, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि नरेगा को मनरेगा कब बनाया गया, यानी महात्मा गांधी के नाम से जोड़ करके, तो 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया, मनरेगा नाम कर दिया गया। बात समझ नहीं, कहेगा मनरेगा के अंतर मतलब के अंदर कितने दिनों के लिए लोगों को रोजगार मिलता है? 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन करेंगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आजीविका, जीविकोपार्जन। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा होगा? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, ये सभी मानव पूंजी का क्या है? ये घटक है, सब हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया था? तो 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना कहेगा क्या? 2004 में अनाज के बदले, काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, अनाज। तो जवाहर रोजगार इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1989 ईस्वी में। ठीक है ना? 2004 में क्या होता है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो भारत के सकल घरेलू यानी जीडीपी, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का, लगभग 65% अभी के पीरियड में हो चुका है, ज्यादा ही हो चुका है। ठीक है ना? तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद में किसका? सेवा क्षेत्र का। आप प्रारंभ जब भारत आजाद हुआ था सबसे ज्यादा किसका था? कृषि क्षेत्र का, लेकिन अब बदल चुका है कहानी। छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है क्या कि सामने से दिखेगा कि आदमी के पास रोजगार है, लेकिन वास्तविकता में रोजगार में नहीं, वो मजबूरी में काम कर रहा था। जैसे देखिए गाँव में खेती बाड़ी में, देखिएगा उसके घर में अगर 4 आदमी है, मान लीजिए, तो चारों आदमी खेती कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए वही खेत 2 आदमी भी खेती कर सकता था उस खेत पर, ठीक है ना? लेकिन आज 4 आदमी लगा हुआ है, क्योंकि बाकी 2 आदमी को कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि उसके घर में 4 आदमी, 4 बेटा है उसके पास, ठीक है ना? अब 2 बेटा का कहीं जॉब लग जाता है, तो 2 बेटा मिलकर आराम से खेती कर लेगा। ठीक है ना? इधर बाहर से भी पैसा आ जाता है, लेकिन नहीं, जॉब नहीं मिला तो चारों बेटा मिलकर खेती कर रहा है। तो इसलिए छिपी हुई बेरोजगारी है। बात समझे कि नहीं? अब बाहर से लोग कहेगा तो है, बाप रे, चारों बाप बेटा मिल के कमा रहा है, सब ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग कहता है ऐसा। कह कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो जाहिर सी बात है, उपभोक्ता खरीदता है। बात समझे कि नहीं? उपभोक्ता। अब बाकी जो है उत्पादन करता है, उत्पादक होता है। मनरेगा कब शुरू हुआ था? मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से। मनरेगा कहाँ से शुरू हुई थी भाई साहब? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। यह अभी जस्ट ही हम लोग बात किए थे। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? अभी जस्ट हम लोग बात किए थे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, किसी क्षेत्र नहीं होगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी है, सैमसंग, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? वो ऐसा कंपनी जो अलग अलग देशों में व्यापार करता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक देश जो होती है अपनी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, बात समझ नहीं, तो उसे हम उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। बात समझिए, ग्लोबलाइजेशन। तो विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय, समन्वय का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ना। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जिनेवा में। कहा कि इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में। ये व्यापार संबंधी नियमों को, नियमों का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है, नियमों का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस साल के लिए हम इसको VVI लगा रहे हैं भाई साहब, सबको ये बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? देखिए नई आर्थिक नीति भारत में 1991 ईस्वी में पीबी नरसिम्हा नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। कहेगा वित्त मंत्री कौन थे? तब वित्त मंत्री भाई साहब थे आपका मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। उसी समय भारत की इकोनॉमी स्थिति इतना खराब हो चुका था भाई साहब, 15 दिन के लिए खाने के लिए पैसा बचा हुआ था हम लोगों के पास, फिर से हम लोग गुलाम हो जाते। लेकिन मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या हुआ, दिमाग लगाया और भारत को बचा लिया। उस समय एलपीजी नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक आर्थिक नीति लाया गया। बात समझे कि नहीं? अर्थात लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है ना? पी से प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम लोग निजीकरण कहते हैं, निजीकरण, ठीक है ना? और उसके बाद आता है आपको जी से वैश्वीकरण, वैश्वीकरण।
बात समझे कि नहीं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इनमें से सभी हो जाएगा। इसको सम्मिलित किया गया था, तो इसको एलपीजी एलपीजी मतलब कि एक तरह से कहते हैं योजना। बात समझे कि नहीं? एलपीजी योजना कब लाया गया था? तो भारत में 1991 ईस्वी में किसने लाया था? तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के सलाह पर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये लाया गया था। डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। आज के समय में देखिएगा, याद रखिएगा, 165 लगभग देश इसका सदस्य हैं। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को कौन? विश्व बैंक बिल्कुल नहीं, यूएनओ बिल्कुल नहीं, आईएमएफ बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार संबंधी नियम कौन करता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन करता है। बात समझे कि नहीं? कहेगा विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। आईएमएफ का स्थापना 1945 ईस्वी में। यूएनओ का स्थापना 1945 ईस्वी में, ठीक है ना? ये आईएमएफ और विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 ईस्वी के ब्रेटन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सम्मेलन के द्वारा शुरू हुआ था। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन करेगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम आया हुआ था। 1986 में कहेगा क्या? उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और अधिकार दिवस, अधिकार दिवस। रुक जा भाई, करो खूब बढ़िया से फ्रेश नहीं के बुझात, हम लाल कलर एकदम टकटकवा कलर लेल तनी। अधिकार दिवस, ठीक है ना? अधिकार दिवस तो कहेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कहेगा तो 24 दिसंबर। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस। तो ये याद रखिएगा 15 मार्च। तो कहेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत में केवल कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, ठीक है ना? कहेगा क्या? मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को। कहेगा महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? महिला अधिकार दिवस या महिला अधिकार दिवस तो 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया था महिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बवाल तरीका से याद रखिएगा भाई साहब, एग्जाम में जरूर इसमें से कोई ना कोई एगो रहेगा। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है? तो देखिए, खाद्य पदार्थों पर एक मार्क का होना जरूरी है, ठीक है ना? उसके बाद हॉल मार्क कहेगा तो ये ज्वेलरी पर होता है हॉल मार्क। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जस्ट दू गो बताए हम। एक तो 24 दिसंबर, एगो 15 मार्च। इसमें से क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से दोनों में कोई एक होगा ऑप्शन में। 17 अप्रैल नहीं, 15 मार्च सही हो जाएगा। 15 मार्च 24 अप्रैल दोनों दे देगा, ऐसा कभी नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो यहाँ पर क्लियर क्या रहेगा? राष्ट्रीय पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 0 रुपया दिया जाता है, कोई रुपया नहीं लगता है। बात समझे कि नहीं? उपभोक्ता शिकायत करने के लिए 3 गो फॉर्म बनाया गया है। जिला फोरम, राज्य आयोग, मान लीजिए आपको कोई ठग लेता है, और राष्ट्रीय आयोग। मान लीजिए आपको कोई ठग लेता है, 1 रुपया से लेके 20 लाख लाख तक के ठगैती जब हुआ है तो जिला फोरम में जाइए। राज्य फोरम में 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ के बीच में है तो राज्य आयोग में जाइए। 1 करोड़ से ऊपर है तो आप कहाँ आवेदन, मतलब आप शिकायत कर सकते हैं? राष्ट्रीय आयोग में। बात समझिए। आपका 1 रुपया का भी है तो राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रीय आयोग में नहीं जाना होगा। पहले जिला फोरम में, वहां से आप संतुष्ट नहीं हो गया तो राज्य में जाइए, वहां से संतुष्ट नहीं हो गया तो बाहर निकलिए साइन करवा के आप राष्ट्रीय आयोग में। अगर यहाँ से भी संतुष्ट नहीं है तब उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन करा क्या? कृषि उत्पादों के मानकीकरण माने स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड मतलब कि पता, मतलब उस पर मोहर लग जाएगा तो ऐसा पता चलेगा चलो ये स्टैंडर्ड है, गलत सामान नहीं होगा। के लिए किस मानक का? तो कृषि उत्पाद के लिए क्या होगा? 1 मार्क का। बात समझे कि नहीं? क्योंकि खाने वाला सामान होगा। करें स्वर्ण आभूषण पर क्या हॉल मार्क का होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करे कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख
से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो हम कहाँ जाएँगे? 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो कहाँ जाएँगे? याद रखिएगा राज्य आयोग में जाएँगे। बात समझे कि नहीं? राज्य आयोग में जाएँगे। देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको पता होगा भाई साहब तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है। कहेगा क्या कि यहाँ पर उपभोक्ता 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 फ्री उपभोक्ता उपभोक्ता मतलब कि फ्री फ्री सेवा उपभोक्ता फ्री माने बात करने के लिए एक तरह से आपको ये शिकायत शिकायत करने के लिए उपभोक्ता के शिकायत करने के लिए फ्री जो है टोल फ्री जो नंबर है टोल फ्री नंबर वो कौन-सा होगा, ठीक है ना? उपभोक्ता शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर सरकार कौन-सी जारी की है, ठीक है ना? ये बो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, आप दीजिएगा। अब इसके बाद ज्योग्राफी भाई साहब जितना इम्पोर्टेंट है हम लाएँगे 68 क्वेश्चन से बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं अब आप। इससे बाहर नहीं आने वाला है। हम जितना बताएँ ना आपको बस उतना बढ़िया से याद कर लीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं आप एग्ज़ाम के समय में। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाई साहब पिछला जो हिस्ट्री का वीडियो डाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो डाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से देखिए और नोट्स बना के याद कर लीजिए, ठीक है ना? नहीं तो भाई साहब फिर एग्ज़ाम में आप इधर-उधर बौआते रह जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? और 10 गो वीडियो देखिएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप एक वीडियो देखिए उसमें बवाल मचाइए एकदम बिल्कुल तहलका मचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।